हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे हिंदी ग्रामर के, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सेकंड पार्ट में जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर हुआ है हाल ही में, उसके क्वेश्चंस हैं ये। तो पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द अव्यय या अविकारी नहीं है। तो अव्यय शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर उसमें विकार उत्पन्न किया जा सके तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है जूता, दूसरा आज और भीतर। तो इन तीनों में से जो आज और भीतर है, ये दोनों ही अविकारी शब्द हैं। बल्कि अगर हम जूते की बात करें तो जूता एक विकारी शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं। हमसे पूछा गया है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं। संधि, व्यंजन और स्वर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है वह स्वर के प्रकार होते हैं, यानी कि वो स्वर के भेद हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, च वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे ही तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो हमें ऑप्शन में देखकर, ऑप्शन ए में है च, छ और ऑप्शन बी में है ज, झ। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची है, यानी कि कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, हमसे पूछा है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में तुम, हमको, मुझमें, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए, प्रथम पुरुष जो हमारा तुम है, ये जो है ये मध्यम पुरुष है। हमको जो है वह प्रथम पुरुष में आएगा। मुझमें जो है ये हमारा, ये भी प्रथम पुरुष में आएगा। तो इस तरीके से इसमें कोई सा भी ऑप्शन उत्तम पुरुषवाची नहीं है। तो इस तरीके से उत्तम पुरुषवाची नहीं है कौन सा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में जो तीनों आंसर हैं ये तीनों ही उत्तम पुरुषवाची नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है। यहाँ पे ये एक सेंटेंस दिया गया है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। हमें छांटना है कि क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है जो इस वाक्य में है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है। तो इस तरीके से ऑप्शन में है समयवाचक, रीतिवाचक या स्थानवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो है भूमि में कहीं धान नहीं उगता। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषताएं हैं। तो लक्षणा की विशेषता क्या होती है कि इसमें जो शब्द का मुख्य अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, पर अगर इसमें लक्षणा व्यंजना है तो फिर उसका मूल अर्थ या फिर वो जितने भी अर्थ उसमें समाहित होते हैं सारे ही प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लक्षणा की विशेषता कौन सी है, मुख्यार्थ, यानी कि यहाँ पे शब्द का मुख्य अर्थ पता लग जाता है, लक्षणा की विशेषताओं में आता है ये। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, विभाव किसे कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव के उद्बोध को, जिसमें रस उत्पन्न हो उसे, जिसको रस उत्पन्न हो उसे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए, विभाव जो होता है वह स्थायी भाव उत्पन्न करने का जो कारक होता है वो विभाव कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़के ने कुत्ते को मारा। लड़के ने कुत्ते को मारा, ये एक सेंटेंस है। वाक्य में कौन सा कारक है हमें बताना है। ऑप्शन में देखते हैं, करण कारक, करण और आपादान कारक, संबंध और करण कारक, अधिकरण और करण कारक, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो हम
इस वाक्य में देखेंगे लड़के ने कुत्ते को मारा। अब देखिए लड़के ने, एक कारक ने है यहाँ पे, एक कारक चिन्ह ने है और दूसरा को है। तो इसमें जो देखिए इसमें जो ने है ये कर्ता है, कर्ता कारक है, और को जो है वो कर्म कारक है। तो इस तरीके से कर्ता कारक और कर्म कारक यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें है कौन से संक्षिप्त की विशेषता नहीं है। संक्षिप्त करना मतलब किसी भी शब्द को या बड़े शब्दों को छोटे में लिखना एक तरीके से होता है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है। संक्षिप्ति मूल शब्द का अर्थ वहन करती है। यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है। तो यहाँ पे हमें इसकी कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो है हमारा, एक सेकेंड, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी किस तरीके से होगा, क्योंकि यह ऑप्शन सी में बताया गया यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है, जबकि ऐसा नहीं है। संक्षिप्ति जो शब्द के जो संक्षिप्तीकरण होता है उसमें शब्द जो है वो अपने आप का पूरा अर्थ रखता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है बात क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में क्या कह रहा है कि महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि 5 तरीके की होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और तो वृद्धि संधि। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन क्या है। स्वरा संधि तो कुछ नहीं होता है। दीर्घ संधि, यड़ संधि, यण स्वर संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो हम सबसे पहले महाशय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलता है महा धन आशय, ये मिलकर महाशय बनाता है। महाशय तो हमने देखा यहाँ पर बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें इन्होंने निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 36 से लेकर 40 तक अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और ABCD मतलब ये ऑप्शन से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य दिया गया है, हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि हमने जो कहे थे वही सत्य है। एक इन्होंने गलत सा वाक्य दे रखा है कि हमने जो कहे थे वही सत्य है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे हमने कहे थे वही सत्य है, ये भी गलत है। हमने जो कहे रहे वही सत्य है, ये भी गलत है। हमने जो कहा था वही सत्य है, ये सही लग रहा है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है कि हमने जो कहा था वही सत्य है। तो इस तरीके से सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है बात 37 की। 37 में क्या कह रहा है कि आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो इसमें ऑप्शंस में जाएंगे आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, या फिर कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये नहीं होगा। इसमें जो है ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कह रहा है कि कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखते हैं हम। कृपया कार्यक्रम में पधारें, कृपया कर कार्यक्रम में पधारें, कार्यक्रम में पधारें, कार्यक्रम में पधारें, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसमें हमें जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि कृपया कार्यक्रम में पधारें, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, मुझसे बेफिजूल बात मत करो। अब इसमें जो है हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। मुझसे फिजूल बात मत करें,
मुझसे बेफिजूल में बात मत करो, बेफिजूल में मुझसे बात मत करो, और उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वही सबसे सही लग रहा है कि इसमें है बेफिजूल बात मत करो। बेफिजूल और मत दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, तो इसमें आएगा मुझसे फिजूल बात मत करो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। इसमें पहला ऑप्शन है बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिए रहे। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ये जो है ये सही आंसर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 से पहले हम ये निर्देश देख लेते हैं। ठीक है, तो ये निर्देश है कि निम्नलिखित निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है, हमें ये बताना है ऑप्शन ए बी सी डी ई में से कि निम्न में से जो ये शब्द दिए हैं ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं। पहला है हमारा बेगम। बेगम शब्द जो है वो किस भाषा का है, तो ये जो है तुर्की भाषा का है। बेगम शब्द जो है वो तुर्की भाषा का है, पर तुर्की जो है ये कहीं भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है हमें, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला है हमारा सिनेमा। सिनेमा जो है वो कौन सा शब्द है, पुर्तगाली, फ़ारसी या फिर अंग्रेजी। तो सिनेमा जो है वह अंग्रेजी शब्द है। सिनेमा अंग्रेजी शब्द है। ये हो गया 42 का आंसर आ जाएगा, आंसर सी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर 43 की बात अगर हम करें तो ये है अर्दली। 43 में जो शब्द आया है वह है अर्दली। अब ये अरबी का शब्द है, फ़ारसी का शब्द है, पुर्तगाली का शब्द है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा इसका अर्दली पुर्तगाली का शब्द है, और ये इसका मतलब ये तो अर्दली जो है ये एक रूपांतरित शब्द है, इसका शुद्ध शब्द होगा ऑर्डरली। ऑर्डरली का ही रूपांतरित शब्द है और ये तद्भव होगा। अर्दली जो है ये तद्भव है, ऑर्डरली जो है ये शुद्ध शब्द होगा, ऑर्डरली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि तौलिया जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, देशी भाषा, पुर्तगाली भाषा, फ़ारसी भाषा, एक से अधिक ऑप्शन या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो है तौलिया शब्द जो है वह होगा पुर्तगाली भाषा। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है बात 45 की। इसमें रिक्शा शब्द आया है। रिक्शा जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो जापानी, चीनी, अरबी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो रिक्शा जो है ये जापानी भाषा से लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है बात अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं कि नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं हैं उनके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें हमें विकल्प छांटना है। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा इन्होंने पूछ लिया है, हमें इस शब्द का इनमें से जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा वह ढूंढना है, जो होगा वो छोड़ के जो नहीं है वो ढूंढना है। तो सबसे पहला जो शब्द है वह है दुर्जन। दुर्जन में ऑप्शंस देख लेते हैं, शठ, कपटी, कंजूस, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए शठ मतलब भी होता है दुर्जन ही होता है, कपटी भी दुर्जन ही होता है, कंजूस नहीं होता है दुर्जन। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो कंजूस हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कंजूस, 46 का। फिर उसके बाद आती है बात 47 की। एक सेकेंड, हाँ 47 की बात आती है। तो 47 में जो शब्द है वह है देह। तो देह में ऑप्शंस में है काया, शरीर, तन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देह जो है ये काया देह का ही पर्यायवाची है,
और शरीर भी देह का ही पर्यायवाची है, तन भी देह का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्यायवाची नहीं है जिसका जो कि मतलब देह का पर्यायवाची ना हो। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो देह का पर्यायवाची ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है बात क्वेश्चन नंबर 48 की। तो 48 में है स्त्री। इसमें ऑप्शंस में दिया गया है वनिता, कांता, सविता, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर वनिता जो है ये भी स्त्री का पर्यायवाची है और कांता भी स्त्री का पर्यायवाची है, पर सविता जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सविता। ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है और यही हमसे पूछा गया है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें जो है इन्होंने पूछा हुआ है बिजली का पर्यायवाची। तो बिजली का पर्यायवाची हम देख लेते हैं। विद्युत ये बिजली का पर्यायवाची है, आभा ये बिजली का पर्यायवाची नहीं होगा, चंचला ये बिजली का पर्यायवाची होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आभा जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये ज्योति का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची हमें देखना है। उमा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है और कमला भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो अब उमा किसका पर्यायवाची है? तो उमा जो है ये पार्वती का पर्यायवाची होता है, पार्वती का पर्यायवाची होता है उमा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।